पैसे कमाने के बाद निवेश करते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं, भूतकाल में भी आपने पैसे कमाए और भविष्य में भी आप पैसे कमाएंगे और निवेश भी उसका ज़रूर करेंगे। मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुछ डिटेल्स के ऊपर। आप वो टाइम भी जानते होंगे जब लोग शेयर बाज़ार में निवेश किया करते थे, और शेयर बाज़ार में आज भी काफ़ी सारे लोग शेयर ट्रेडिंग के ऊपर काम करते हैं और सुबह से शाम तक कंप्यूटर पर टकटकी बनाए बैठे रहते हैं, ग्राफ देखते रहते हैं कि कब ऊपर नीचे होता है, कौन सा शेयर चढ़ा, कौन सा शेयर नीचे गिरा। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, कुछ लोग गोल्ड में, कुछ लोग ETF में, कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ में, कुछ लोग और भी किसी सोर्स में पैसा डालते होंगे या दीवारों में चुनवा के रखते होंगे, गठड़ी बना करके टॉयलेट वाले वो जो टैंक होते हैं उसमें रखते होंगे। क्योंकि आजकल छापे वापे पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है लोग कहाँ कहाँ से पैसे निकालते हैं और कैसे दीवारों में, फ्रेम में, फ़ोटो में, गद्दे में, कहाँ कहाँ लोगों ने छुपा करके रखे होते हैं। तो बचाने का और निवेश करने का अलग अलग फंडा है लोगों का। लेकिन समय बदल गया है, डिजिटल दुनिया है, और डिजिटल दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने आज की तारीख में जगह ली है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी की इस दौड़ से हमारा सिस्टम भी पीछे कैसे रहता है, आप ये चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि क्रिप्टो करेंसी सबसे लीडिंग बिजनेस है। एक जगह पर रह करके किया जा सकता है, दुनिया भर के लोगों के साथ किया जा सकता है और किसी एक दायरे तक सीमित नहीं है। आज आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, क्रिप्टो करेंसीज में डील करना है, तो क्या आपको अपने लोकल एरिया में दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल से आप किसी भी देश की क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं, किसी भी देश दुनिया में चलने वाले व्यवसाय को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पावर है। आप इस चीज़ को यूँ समझिए, ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक तकनीक पर काम करती है। आप उस तकनीक को बेहतर तरीके से अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है। ये ब्लॉकचेन तकनीक जो है ये कोडिंग की भाषा में होती है, एनक्रिप्टेड होती है और बड़े सारे कोडिंग्स का एक समूह होता है। ऐसी ऐसी कोडिंग्स होती है जिसको क्रैक करना आसान नहीं होता, लेकिन इसके माध्यम से जो क्रिप्टो करेंसी रन होती है ब्लॉकचेन के माध्यम से, वो बिल्कुल सुरक्षित है। ट्रेड कर सकते हैं आप उसमें, लेन देन कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आपके लिए या मेरे लिए या हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए सिस्टम अपने आप को इस मॉडल में कन्वर्ट करने जा रहा है जहाँ पे पूरी दुनिया उसके साथ में लेन देन कर पाएगी और व्यवसाय कर पाएगी। सिर्फ 50-55 लाख लोग उसकी हद नहीं है, उसकी हद पूरी दुनिया है। और अगर पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी से व्यवसाय किया जा सकता है, निवेश लाया जा सकता है, वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, तो डेफिनेटली सिस्टम का ये कदम जो है वो सराहनीय कदम होगा। अगर ये जुमलेबाजी नहीं हुई और सराहनीय कदम हुआ तो कितना कुछ हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा लगाइएगा। मैं आपको सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो है उसका नाम है ब्लॉकचेन। क्योंकि हम परवाइन के सिस्टम से जुड़े हुए हैं या फिर दुनिया के किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये ब्लॉकचेन जो है ये आपस में सभी चीज़ों को जोड़ती हुई चलती है। आप देखिए, ये आप सभी का डाटा है, ये हम सभी लोग हैं और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हम सभी के वॉलेट्स कनेक्टेड हैं और हम सभी के लेन देन कनेक्टेड हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। तो यही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इसको कैसे समझना है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, मैं आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पर सिर्फ डिजिटल करेंसी नहीं, बाकी चीज़ों का भी लेन देन होता है, उसका डिजिटल रिकॉर्ड रखा जा सकता है। क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिजिटल बही खाता ही तो होता है। जितने लोगों को भी डिजिटल बही खाता समझ में आ गया कि पुराने टाइम में जो साहूकार लोग होते थे वो एक चौपड़ी रखते थे। आपके एरिया में आज भी जो दुकानदार है या जो चाय वाला है, आप देखिए उनके पास एक नोटबुक होती है। कोई चाय लेके गया, एक फटाक से छोटा सा क्रॉस करते हैं। कोई राशन उधार लेके गया, लिखते हैं। लॉन्ड्री वाला है जहाँ पे कपड़े आप इस्त्री करवाते हैं, वहाँ पे जाएंगे तो उसने एक नोटबुक रखी है, वहाँ पे एक रिकॉर्ड रखता है। वो आपके नाम का एक अलग पेज है। अगर रोज़ उधारी लेते हैं, महीने में पैसे देते हैं, आपका रिकॉर्ड होगा। दूध वाले के यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। आपके केबल टीवी घर में चलता है तो उसका एक छोटा सा कार्ड बना करके वो देता है जिसमें वो महीने का रिकॉर्ड रखता है। न्यूज़पेपर वाला रिकॉर्ड रखता है। तो रिकॉर्ड हर जगह रखा जाता है। ब्लॉकचेन भी एक रिकॉर्ड रखने का एक लेजर है जहाँ पे बड़े सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेन देन होता है। और क्रिप्टो करेंसी का तो बैकबोन होता है ब्लॉकचेन, और सभी चीज़ों का यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। तो ये सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी है और डिसेंट्रलाइज है, जिसे जल्दी हैक नहीं कर सकता कोई। हालांकि हैकर्स जो हैं वो आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत एडवांस हो जाएं, क्वांटम फिजिक्स का यूज़ करें, क्वांटम कंप्यूटर्स का यूज़ करें, पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, बट स्टिल इस टेक्नोलॉजी को ब्रीच कर पाना या ब्रेक कर पाना इतना आसान नहीं होगा। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब इसका नाम कैसे पड़ा आप ये भी जान लीजिए। दो चीज़ों को मिल करके ये बना है, ब्लॉक और चेन। ब्लॉक का मतलब होता है एक बक्सा, आप जानते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ब्लॉकचेन दूसरा इसमें चेन है। तो जो बक्सा होता है उसमें ढेर सारा डाटा होता है और वो डाटा सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्टेड डाटा जो है ये लंबी चौड़ी एक चेन तैयार करता है। मतलब एक बॉक्स में एक का डाटा, दूसरे में दूसरे का डाटा, तीसरे में तीसरे का डाटा। हर बार अगर डाटा आपका उस बॉक्स में पूरा हो जाएगा तो एक नया बॉक्स बन जाएगा, उसमें डाटा आपका स्टोर होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह से मेमोरी कार्ड होता है, आपका मेमोरी कार्ड अगर भर जाता है तो आप उसको शिफ्ट कर देते हैं।
आपके मोबाइल की मेमोरी अगर भर जाती है तो आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड में वो जगह ले लेता है, आपका डाटा उधर स्टोर होना शुरू हो जाता है और ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, आप मोबाइल से दोनों को देख सकते हैं। तो ब्लॉकचेन भी ऐसे ही होता है, ब्लॉकचेन में सबका डाटा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया, जो भी लेन देन किया, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। आप ये सारी जानकारी बिल्कुल सीधे तौर पर सुनिएगा, ध्यान लगा करके सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ आपको काम आएगी। अगर ये तकनीक समझ में आ गई तो इस तकनीक के ऊपर आपको बाकी के काम भी समझ में आ जाएंगे। कैसे काम करती है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है ये। आप यूँ समझिए कि डिजिटल जानकारी होती है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पर। एक दूसरे का रिकॉर्ड हटाना, बदलना, नष्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ब्लॉकचेन को सेफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है। मैं और आप जिस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं, जिस सिस्टम का हिस्सा है, उसमें यही टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो जो भी डाटा है हमारा, उसे हटा भी नहीं सकते, बदला भी नहीं जा सकता और उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। तो इसे ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी DLT के रूप में जाना जाता है। तो ये आप इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। और इसका जो यूज़ हुआ था, रिसर्च प्रोजेक्ट जो इसका बना था, पहली बार 1991 में बन गया था। तो आप मान करके चलिए कि कोई नया नहीं है, पुराना ही है। 1991 में ये रिसर्च टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ हुआ था प्रोजेक्ट के रूप में, लेकिन इसका सबसे पहला ऑथेंटिक यूज़ किया गया था बिटकॉइन के रूप में। और बिटकॉइन क्या थी? एक क्रिप्टो करेंसी। और ये सबसे पावरफुल करेंसी आज भी है। आज भी आपको पता होगा कि ये 65 लाख से रिवर्स करते करते 25-28 लाख के आसपास रोटेट करती रहती है। तो 2009 में ये करेंसी हुआ करती थी मात्र 0, एक चिप्स का पैकेट भी नहीं मिलता था। और आज की तारीख में ये 30 से 60 लाख 65 लाख रुपए के इर्द गिर्द रोटेट करती रहती है। तो आप सोचिए कि आज जिस सिस्टम में हम लोग हैं, आज उसका DP अगर कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिला है कि कल को हम इसे क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे, और अगर वो क्रिप्टो बना और 55 लाख लोगों की कम्युनिटी हुई, तो आप मान करके चलिए वो भी कितना जा सकता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन मान करके चलिए अगर ये 25 लाख गया है तो वो भी क्षमता रखता है कि बहुत आगे तक वो भी जा सकता है। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो ब्लॉकचेन है, जब उसका डेवलपमेंट हुआ तो छोटे व्यवसाय, क्रिप्टो बाज़ार और या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, जो सामान लेन देन होता है या फिर जो प्रोडक्शन होता है, इन सभी चीज़ों में उसका यूज़ होता है ब्लॉकचेन का। आप इसके अलावा इसकी अपॉर्चुनिटीज़ देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है। फाइनेंस में यूज़ हो सकता है। जितने लोग पूछते हैं कि ब्लॉकचेन का क्या क्या इस्तेमाल है, तो जो लेन देन होता है ना, बैंकिंग लेन देन होता है, उसके लिए, ट्रांसपेरेंट लेन देन के लिए भी ये यूज़ होगा। हेल्थ के लिए आपको मालूम है कि आप जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपका रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, अगली बार फिर से ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है और पुराने रिकॉर्ड का आता पता ही नहीं होता है। किसी ने एक्सरे करवाया, किसी की TB की रिपोर्ट है, किसी के हार्ट किडनी का रिपोर्ट है, आप देखिए फाइलें संभाल करके नहीं रखते हैं लोग। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्निक का अगर इस्तेमाल किया जाए तो सब डाटा, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का सारा डाटा मिल जाएगा कि हेल्थ में कब कब और क्या क्या हुआ था। हेल्थ सेक्टर के अलावा जो डिफेंस सेक्टर है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन में हो सकता है, एंटरटेनमेंट की चीज़ों में, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इसका यूज़ हो सकता है। मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि यूपी में ज़मीन आवंटन का जो काम है, ज़मीनों का जो लेखा जोखा है या प्रॉपर्टी का जो लेन देन है, वो भी ब्लॉकचेन पे होने की तैयारी हो रही है। मुझे लगता है साउथ में, तमिलनाडु वगैरह में या चेन्नई वगैरह में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी इस्तेमाल ज़मीन की रजिस्ट्री या दुनिया भर के कामों में होता है, क्योंकि ज़मीन के मामले में सबसे ज़्यादा धांधली होती है। तो ये ब्लॉकचेन का इस्तेमाल बड़ी सारी जगहों पर हो सकता है। जो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ये चीज़ें संभव नहीं होंगी। बीमा, इंश्योरेंस जो लोग निकालते हैं, इंश्योरेंस का पूरा रिकॉर्ड, चाहे वो हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हों। आपको मालूम है सरकार ने भी एक डिजिटल लॉकर बनाया था जिसमें आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। जो श्रृंखला होती है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, उसका भी ध्यान रखा जा सकता है इससे कि कौन सी चीज़ कहाँ पहुँची। जैसे कुरियर होता है, आजकल कुरियर करते हैं, पोस्ट ऑफिस वाला हिसाब किताब है, कौन सी चिट्ठी कहाँ पहुँची, कौन सा पार्सल कहाँ पहुँचा, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो इसके थ्रू रखा जा सकता है। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी कब बनी, कब रजिस्ट्रेशन, कब मेंटेनेंस, कब टैक्सेशन, कब उसका सोसाइटी मेंटेनेंस, हर एक चीज़ों का लेखा जोखा जो है वो इसके थ्रू रखा जा सकता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आने वाले टाइम का नया सब इंटरनेट पे जो चीज़ें चलने वाली हैं, इन सब IoT प्लेटफॉर्म जिसे बोलते हैं, इन सभी के बारे में आपको आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन में ही काम होता हुआ दिखाई देगा। तो ब्लॉकचेन का जो अनुप्रयोग है, ये देखिए यहाँ पे इन सेगमेंट्स में, इन सेक्टर्स में दिखाया हुआ है। आप इसे देख सकते हैं कि जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन में हैं, एजुकेशन डिजिटल लॉकर, जो मैंने आपको बताया कि डिजिटल जो एजुकेशन होगी वो डिजिटल लॉकर्स में सेव रहेगी। किसी के सर्टिफिकेट जाली नहीं मिलेंगे, सबके सर्टिफिकेट, उनके मार्क्स, उनका ईयर, हर चीज़ का वहाँ पर रिकॉर्ड होगा। एजुकेशन से लेकर के आप देखिए जो सिक्योरिटीज़, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स होती है, इक्विटी में हो, प्राइवेट मार्केट में हो, डेट फंड में हो, क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म पर हो, या जो भी डेरिवेटिव्स में लेन देन करते हैं उनके बारे में हो,
जितने भी रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट होते हैं, रिकॉर्ड किस किस चीज़ का रखना है, देखिए हायर एजुकेशन का रिकॉर्ड, वोटिंग का रिकॉर्ड, वोटिंग वाला हिसाब किताब जो है वो भी आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन पे मिलेगा आपको। मालिकाना हक को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, हेल्थ केयर को लेकर के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, तो ये सभी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन करेगी। और डिजिटल करेंसी, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, डिजिटल वॉलेट है, डिजिटल करेंसी आएगी, तो डिजिटल करेंसी के अलावा जो ब्लॉकचेन है वो फंड को मेंटेन करने में, ई कॉमर्स सेगमेंट में, ग्लोबल पूरी दुनिया के साथ लेन देन में, और रेमिटेंस चार्जेस जो अभी तक हम लोग बैंक को दिया करते थे 15-17%, तो ब्लॉकचेन पे आने के बाद रेमिटेंस, P2P लेंडिंग, एक दूसरे को उधार देने वाली तकनीक, या माइक्रो फाइनेंसिस, छोटे मोटे लेन देन, इन सभी टेक्नोलॉजीज़ में, इन सभी जगहों पर, इन सभी कामों में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसकी एप्लीकेशंस थी ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया की जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज़ हैं वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी अडेप्ट कर चुकी हैं, इसको स्वीकार ऑलरेडी वो कर चुकी हैं और वो इसके ऊपर काम कर रही हैं। और शायद मैं और आप जानते भी नहीं होंगे, मैं आपको उनकी भी झलक दिखा देता हूँ। आप ये देखिए कि जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज़ हैं जो ब्लॉकचेन को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि ये काम को सहज भी बनाता है और कई तरीक़ों से बनाता है। तो देखिए इसमें बैंकिंग सेक्टर दिया है, जो वीज़ा कार्ड है, वीज़ा कार्ड भी 2019 या 20 से उसने भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपना ली है। हांगकांग एंड शंघाई बैंक, ये बैंकिंग का है, बार्कलेस करके है, ये भी फाइनेंशियल सेगमेंट में आता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आप देखिए वॉलमार्ट सबसे बड़ी कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो था ये बहुत बड़ी कंपनी है। फोर्ड की कारें जो हैं ये भी जो है ब्लॉकचेन पे हैं। तो इनका मैनेजमेंट, इनका बनाना, ये सभी चीज़ें, सप्लाई चेन में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो इस वक्त बड़े बड़े ब्रांड्स इसको अडेप्ट कर चुके हैं। मेडिसिन, हेल्थ केयर के सेक्टर में देखिए फाइज़र जो कोविड के इंजेक्शन वगैरह भी बनाए, अभी DHL, CDC, FDA, ये बड़ी सारी जो हेल्थ केयर सेगमेंट में है। इंश्योरेंस में आप देख लीजिए, मेट लाइफ इंश्योरेंस है, आपने सुना होगा, AIG आपने सुना होगा। एनर्जी सेक्टर में सीमेंस का नाम आपने सुना होगा। तो ये वो सेक्टर्स हैं जो इसको अडेप्ट कर चुके हैं ब्लॉकचेन को। इसी तरह से रियल एस्टेट में बड़ी बड़े ब्रांड्स हैं, ये अभी पता नहीं वेस्टफील्ड ये फॉरेन में कहाँ पर ये कर रहा है काम, या ब्रुकफील्ड करके है, ये सभी जो बड़े फर्म्स हैं इन लोगों ने भी ब्लॉकचेन का टेक्निक अपनाया है ट्रेडिंग के काम में। अब देखिए ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश है गवर्नमेंट के काम में। ये यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ दुबई, ब्लॉकचेन में देखिए सबसे ज़्यादा काम जो है वो दुबई में होता है। आपने देखा होगा दुबई में क्रिप्टो एक्सपो चलता है, जैसे यहाँ पर हमारा डिफेंस एक्सपो चलता है या फिर प्रॉपर्टी एक्सपो चलता है, एग्जीबिशन होता है ना प्रॉपर्टी का, जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनका, या फिर आर्म्स एंड एम्यूनेशन का। उसी तरह दुबई में क्रिप्टो एक्सपो चलता है। तो एक्सपो वाला जो है गवर्नमेंट का जितने भी काम हैं दुबई में वो ब्लॉकचेन के टेक्निक से हो रहे हैं। और दुनिया भर के क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन जो है वो सियोल में होता है, साउथ कोरिया में। आप IoT प्लेटफॉर्म्स में भी दिए हुए हैं ये नाम, आप अगर जानते हैं तो इनसे वाकिफ़ होंगे। सिंगापुर एयरलाइंस जो है, एतिहाद एयरलाइंस है, ब्रिटिश एयरवेज़ है, ये सभी की सभी, या डेल्टा एयरवेज़ है, ये सभी की सभी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ये सभी की सभी इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करती हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जहाँ पर ब्लॉकचेन का इस वक्त इस्तेमाल नहीं होता हो। तो अगर ये ब्लॉकचेन पे प्लेटफॉर्म हमारा पहले से ही रन कर रहा है और ब्लॉकचेन पर ही इसने आने वाले टाइम में क्रिप्टो लॉन्च करना हो, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी और इतने बड़े बड़े ब्रांड लेन देन कर रहे हो अगर ब्लॉकचेन की टेक्निक के थ्रू, तो हमारा प्लेटफॉर्म इससे पीछे कैसे रह जाता। तो उसने भी इस तकनीक का सहारा लिया और आने वाले टाइम में आप देखिए वो इसमें काम करता हुआ दिखाई देगा। अब मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे सेगमेंट के बाद हमारी बात तो आकर के अटकती है कि क्रिप्टो करेंसी। तो जिस तरह से हर देश की अपनी एक करेंसी होती है, अर्थात मुद्रा जो हम यूज़ करते हैं, और उसका एक नाम भी होता है। जैसे भारत में हम इसे रुपया बोलते हैं, अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, अरब में रियाल बोलते हैं, नेपाली रुपया होता है, जैसे बांग्लादेश में टका बोलते हैं, तो रूस के सिक्के को रूबल बोलते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग, चीन का युआन बोलते हैं, तो ये सभी जो अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं, उनका एक नाम होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था देश की करेंसी के माध्यम से ही उस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। तो ये हम सभी जानते हैं कि रुपए का ही लेन देन होता है तो भारत में अर्थव्यवस्था संभलती है और चलती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा है जो एक कंप्यूटर के एल्गोरिदम पे चलती है। कंप्यूटर के एल्गोरिदम पे चलने की वजह से आप देखिए कि इसका मेन काम जो है, एक मिनट, पेज डिस्प्लेस हो गया।
जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक ऐसे एल्गोरिदम पे बनी है जो कंप्यूटर के ऊपर आधारित है, और ये ऐसी मुद्रा है जो किसी भी देश की सरकार लागू नहीं करती, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज मुद्रा होती है। किसी राज्य का या किसी केंद्र का इस पर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये एक स्वतंत्र मुद्रा है और डिजिटल स्वरूप होता है। और इस डिजिटल स्वरूप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मेरे या आपके बटुए में से क्या गायब हो जाता है, एक कोड ही तो गायब हो जाता है। उस कोड को प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टीपल कोड्स होते हैं, जिसे क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है। तो आप इसको समझिए कि ये अपने आप में एक नई तकनीक है। कैसे बनती कैसे है ये, क्योंकि जिन लोगों को ये पता हो कि ये क्रिप्टोग्राफी के थ्रू बनती है, तो बड़े बड़े कंप्यूटर जो होते हैं वो खास फार्मूला एक यूज़ करते हैं या फिर एक एल्गोरिदम कहा जाता है, जिसका यूज़ करके माइनिंग करते हैं। बड़े सारे लोग माइनिंग वर्ड से वाकिफ़ होंगे। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए माइनिंग का काम किया जाता है, और जब ये माइनिंग होती है तो जाकर के क्रिप्टो करेंसी बनती है। करीब 4000 वर्चुअल करेंसीज बाज़ार में है। हालांकि ये पुराना डाटा है, इस वक्त बहुत सारी करेंसीज़ हैं। इसी वर्चुअल करेंसी को जो माइनिंग करके क्रिएट होती हैं, इन्हें क्रिप्टो करेंसीज बोला जाता है। नॉर्मल करेंसी को कोई ना कोई संस्था कंट्रोल करती है, जैसे जो देशों की मुद्राएं होती हैं उन्हें देश कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। ये इंटरनेट पे हैं और फ्रीली रोम करती हैं। चलिए, क्रिप्टो करेंसी को मतलब कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और किसी भी एक देश या राज्य की अथॉरिटी पर इनका नियंत्रण नहीं होता। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में। सबसे बड़ी बात आती है कि हम क्रिप्टो करेंसी समझ तो गए, अब हमें इसमें इन्वेस्ट भी करना है। तो क्रिप्टो करेंसी में आसान सा सीधा सा तरीका होता है ट्रेडिंग करना। अब आप अभी तक अपने डीपी को सिर्फ ले करके इधर उधर कर सकते थे, आप उसको ट्रेड नहीं कर सकते थे। आप उसको व्यापार के लिए मल्टीप्लाई करके या उसका यूज़ करके कुछ और चीज़ खरीदने के लिए अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर ये क्रिप्टो के स्वरूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सिस्टम ने ये लिखा है कि ये डीपी जो है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्वैप कर पाएंगे आप इनको, तो खरीदना और बेचना चीज़ें संभव हो जाएंगी। और इस वक्त जो ट्रेंडिंग क्रिप्टो करेंसीज है उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डॉगी कॉइन, कार्डानो, ये काफ़ी सारी करेंसीज़ हैं जिनका इस्तेमाल लेन देन करने के लिए शुरू है, और बहुत अच्छे से लोग 4-5 चीज़ों के तो नाम जानते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसका जो यूज़ है, यूज़ करने के लिए आपको डिजिटल कॉइन को उसी तरह से यूज़ करना है, या उसी तरह से निवेश करते हैं हम इसमें जिस तरह से हम लोग सोना खरीदते हैं। सोना हम खरीदते हैं और इसे रखते हैं, अपने अलमारी में रखते हैं, या आपके घर में छोटा गोदरेज का लॉकर बना रखा होगा, आपने उसमें रखा होगा, और नहीं कुछ तो बैंक को भाड़ा देते होंगे आप साल का, और वहाँ जाकर के आपने अपनी ज्वेलरी रखी होगी। तो कुछ कंपनियाँ भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आजकल क्रिप्टो में पेमेंट लेने लगी हैं। तो यूज़ इसका है क्रिप्टो का कि आप सोना चांदी खरीद सकते हैं इससे। जितने लोगों को भी लगता है कि हाय बैंक में कैसे लेंगे, मत लीजिएगा बैंक में कम लीजिएगा, आप सोना खरीद लीजिएगा, आप हीरा खरीद लीजिएगा, मोती खरीद लीजिएगा, ज़मीन और प्रॉपर्टी खरीद लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ये चांस दे रही हैं कि आप इस क्रिप्टो करेंसी से लेन देन कर सकते हैं, उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं आप इससे, और ज़मीनें खरीद सकते हैं, और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये तो मैंने बताया। और काफ़ी सारे ऐसे देश हैं जो कानूनी वैधता पर इसके विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर आधारित मुद्रा है। आप इसकी ग्रोथ को नहीं रोक पाओगे, कोई कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसलिए कंट्री चाहती है कि भाई जब हम इसे रोक ही नहीं सकते तो इसके लेन देन से कुछ तो कमाई हो जाए। तो जैसे अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ टैक्सेशन के स्लैब्स इस पर लगाए हैं, लेकिन कुछ देशों ने उसके लिए रियायत भी रखी हुई है। चलिए मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का सबसे ज़्यादा नाम लोगों ने कब सुना? जब वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जब घोषणा की थी कि वर्चुअल एसेट पे हम लोग टैक्स लेंगे और वो भी 30% टैक्स हम लगाएंगे, तब लोगों को समझ में आया था कि पर्ल वाइन में कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि कहीं हमारे को टैक्स वैक्स तो नहीं देना पड़ेगा, हमारा उसमें दायरे में आता है क्या। तो जितने भी वर्चुअल एसेट्स हैं, चाहे आप कौन बनेगा करोड़पति में खेलें और वहाँ से 1 करोड़ रुपया जीतें, तो सरकार कहेगी कि 30 लाख इसमें से मेरे, 30% टैक्स मुझे चाहिए, और ये आपको देना पड़ेगा। ये पॉलिसी है। आप जुआ खेलें, 3 पत्ती खेलें, रम्मी खेलें, ड्रीम 11 में अपनी टीम बनाएं, ये सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाई हुई आमदनी है। क्रिप्टो करेंसी से कोई भी आमदनी करें, सरकार कहती है कि हमें 30% टैक्स चाहिए और हमें लेना है। गिफ्ट में भी अगर आप किसी को क्रिप्टो करेंसी देते हैं तो जिसको गिफ्ट दिया उसको बेचारे को भी टैक्स भरना है। तो ये अभी तक का मॉडल है। हालांकि इसमें अमेंडमेंट होंगी आने वाले टाइम में। सरकारों को भी पता है कि एक ऐसी पावरफुल चीज़ है जिसको हम रोक नहीं पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा कैसे रेगुलेट किया जाए, इसके ऊपर ज़रूर वो लोग काम करेंगे। इसका थोड़ा सा स्टेटस भी देख लीजिए। रिजर्व बैंक भी अपना डिजिटल रुपीज़ लॉन्च करेगा, ये आप सभी जानते हैं, ये आप सभी अनाउंसमेंट में सुन चुके हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारतीय करेंसी को कंट्रोल करता है, प्रिंट करता है, हिसाब किताब रखता है, छापता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसको छापने का,
प्रिंट करने का ही कोई खर्चा नहीं है, सब बच जाता है, सिर्फ और सिर्फ लेन देन होता है। इसलिए भारत सरकार भी तो अपना जो CBDC लाना चाहती है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, क्योंकि प्रिंट करने का खर्चा नहीं, पेपर का खर्चा नहीं, मेंटेन करने का खर्चा नहीं, नकली असली का खर्चा नहीं, तो डिजिटल करेंसी सरकार भी लाएगी क्योंकि उसका लेन देन आसान। और सोचिए हम तो 55 लाख लोगों की कम्युनिटी हैं और सिस्टम ने अनाउंस किया कि भाई क्रिप्टो आएगा, लेकिन भारत सरकार तो 140 करोड़ लोगों की कम्युनिटी है, और 140 करोड़ लोगों की कम्युनिटी, 7.5 अरब लोगों की कम्युनिटी में से अगर 140 करोड़ लोगों की कम्युनिटी, अगर 1.5 अरब लोगों की कम्युनिटी किसी क्रिप्टो में आ जाएगी या कोई डिजिटल एसेट्स के लेन देन में आ जाएगी, तो कितना बड़ा अपने आप में मार्केट है। तो दूरदर्शिता का अंदाज़ा आप इससे भी लगा सकते हैं कि भारत सरकार खुद भी अपना आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, लेकिन वो डिजिटल करेंसी केंद्र सरकार के अधीन होगी। केंद्र सरकार सेंट्रलाइज तरीके से, भारतीय रिजर्व बैंक उसका देख रेख करेगा या उसका ट्रांजेक्शन जो है वो संभालेगा। तो भविष्य क्या है आप समझिए। अगर वो CBDC आता है तो भारत में इस वक्त कितने लोग जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में? अगर आप में से लोग नहीं जानते हैं तो आप इस 10 करोड़ की भीड़ का हिस्सा नहीं हैं। अगर आप जानते हैं तो इस 10 करोड़ की भीड़ में आप भी हैं। अगर क्रिप्टो करेंसी नाम आपने सुना है तो आप मान के चलिए आप 10 करोड़ लोगों की भीड़ का हिस्सा हैं, और करीब इन 10 करोड़ लोगों का 6 लाख करोड़ रुपया भारतीय मार्केट में क्रिप्टो में सिर्फ लगा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 6 लाख करोड़ रुपया हर भारतीय जो कि इस सिस्टम में इन्वेस्टर है, 10 लाख करोड़ की भीड़ में है, उसने लगभग कुल मिलाकर के 6 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में कर रखा है। तो जब 10 करोड़ लोग हैं तो भारत सरकार 10 करोड़ लोगों को नौकरी तो देने वाली नहीं है। 10 करोड़ लोगों के लिए कोई रोज़गार का और साधन तो पैदा होने वाला नहीं है। हाँ, MSME लोन्स वो प्रोवाइड कर सकती कि लोन ले लो, लोन लेके धंधा खोल लो, लेकिन लोन लेकर के धंधा खोलने जैसी तो ये धंधा है कि आपने एक छोटे से पैसे में एक धंधा खोला, हो सकता है कि इस पे आने वाले टाइम में कोई रियायत मिले। तो मैं तो इसे बिज़नेस की तरह ही देखता हूँ कि लोग अगर क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसी तरह तो शेयर बाज़ार में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। शेयर बाज़ार एक रेगुलेटेड एंटिटी है, जबकि क्रिप्टो बाज़ार एक अनरेगुलेटेड एंटिटी है। इसलिए सरकार चाहती है कि ये टैक्सेशन के दायरे में हमारी देखरेख में हो और हमारा कंट्रोल रहे। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा भी होता है तो कम से कम एक नया बाज़ार क्रिप्टो बाज़ार बन के उभरेगा। अगर शेयर बाज़ार चल सकता है, सराफा बाज़ार चल सकता है, तो क्रिप्टो बाज़ार भी चल सकता है। आपको इसके बारे में बड़े दिल से सोचना होगा। तो चलिए, भारत में क्रिप्टो मार्केट कितना बड़ा है मैंने बताया। 10 करोड़ निवेशक हैं इसमें, और 6 लाख करोड़ रुपए का इसका औसतन जो है वो टोटल टर्नओवर है, मतलब वॉल्यूम है जितना पैसा इसमें लगा हुआ है। तो केंद्र सरकार चिंता इसलिए है क्योंकि 60% लोग इसमें जो है ना वो यंग हैं, 24 साल की उम्र के हैं। तो आप सोचिए कि आपका बच्चा अगर 24 साल की एज का है, उसको सबसे बेहतर विकल्प लगा इसमें आकर के ट्रेडिंग करना या इसमें आकर के लर्न करना। तो एक 24 साल का लड़का, आप ज़बरदस्ती उससे कुछ नहीं करवा सकते, वो घर के पानी का ग्लास तक नहीं उठा करके देता। अगर ऐसा आदमी 24 साल का आदमी इसमें इन्वेस्टर है, एक यंग लड़का इसमें इन्वेस्टर है, तो आप यकीन मानिए उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका जो दिमाग का स्पेस है, डेफिनेटली वो दुनिया और ज़माने के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि गैजेट फ्रीक होगा, वो दुनियादारी के बारे में जानता होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से कनेक्टेड होगा जो वर्चुअल वर्ल्ड, डिजिटल वर्ल्ड, मेटावर्स, NFTs, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों से कनेक्टेड होगा। तो इसलिए सरकार चिंतित भी है कि कहीं ऐसे लोग जो मार्केट से जुड़े हुए हैं उनका नुकसान ना हो। तो सरकार का अपना कंसर्न भी जायज़ है, कोई गलत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में फ़र्क क्या है आप ये भी समझ लीजिए। क्रिप्टो करेंसी आम करेंसी से अलग है क्योंकि आप इसे छू नहीं सकते, आप इसे देख नहीं सकते, आप इसे कहीं रख नहीं सकते और रेगुलेट भी नहीं कर सकते इसको। यही सबसे बड़ी दुविधा है, और दुनिया की किसी भी सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। 1000 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज चलन में है, ये पुराना डाटा है, और 308 से ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंज हैं। आप सोचिए कि 308 से ज़्यादा दुकानें हैं जहां पर ये मिलता है, और वो सभी की सभी ऑनलाइन दुकानें। अगर आपको क्रिप्टो खरीदना है तो ऑनलाइन दुकान पे जाना है और आपको ये क्रिप्टो मिल जाएगा। आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और आपका काम हो गया, दुकान खुल गई। अब आपको लेन देन करने के लिए आप आज़ाद हैं। तो 2009 में मार्केट की शुरू हुई थी, मार्केट की शुरुआत जब हुई थी करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया था, और भारत में तो काफ़ी टाइम से आप इसे देख ही रहे हैं, ट्रेंडिंग है। और डिजिटल करेंसी जो है केंद्रीय बैंक जो CBDC देना चाहता है, वो डेफिनेटली वो भी लेकर के आएगा। और भारत सरकार चाहती है कि इन सभी चीज़ों पर रेगुलेशन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और ये भी समझना है कि आप जब इस करेंसी के फील्ड में आते हैं तो भारत सरकार, क्योंकि हम सभी लोग भारत में रहते हैं, तो 2018 में भारत में क्रिप्टो करेंसी को बैन लगा दिया गया था। जितने लोग आज भी 2018 के बाद नींद से जागे नहीं हैं, उनको सबको लगता है बैन है। उसके बाद उन्होंने अखबार नहीं पढ़ा है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया ये 2018 की खबर थी।
तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे किसी को बैन नहीं किया जा सकता, आप इसको रेगुलेट करने के बारे में सोचें। गंभीर चिंताएं जाहिर की और 13 नवंबर 2021 को पहली बार पीएम मोदी ने भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सवाल किए। आपको मालूम होगा उन्होंने जब उसकी चर्चा की थी तो बहुत तेज़ी से उस वक्त मार्केट उठा था। तो आप ये बात 21 की है। और इसके बाद 18 नवंबर 2021 को सिडनी में भी एक बार फिर से उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की थी, और वो क्या चिंता है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्रिप्टो करेंसी में लोगों की रुचि भी बढ़ी है और पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारी चर्चा भी है। और जितने भी ब्रोकर हाउसेज हैं, आप लोग गूगल पे जाइएगा, कॉइन मार्केट कैप पे जाइएगा, वहाँ पे कॉइन मार्केट कैप टाइप कीजिएगा और आप चेक कीजिएगा कि कितने का बाज़ार है क्रिप्टो बाज़ार इस वक्त। भारत में 100 मिलियन, मतलब मैंने बताया 10 करोड़ के आसपास लोग जो हैं वो इसमें इन्वेस्टर हैं, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर भारत से ही है। मतलब ये 10 करोड़ लोग भी पूरी दुनिया के बाकी लोगों को एक साइड में रख दो और भारत के 10 करोड़ एक साइड में रख दो, तब भी हम लोग ज़्यादा हैं। इसका मतलब अभी पूरी दुनिया को ही कुछ नहीं पता है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो आपसे कोई बात करेगा तो कलेजा मुँह को आना स्वाभाविक है, कोई गलत बात नहीं है। पढ़ाई नहीं की है लोगों ने, लेकिन ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें एक्सपर्ट लोग भी काम कर रहे हैं और जो नौसिखिए हैं, छोटे शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो लोग भी इसमें इन्वेस्टर हैं। 6 लाख करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी में अब तक की इन्वेस्टमेंट है। आपको ये नंदन नीलेकनी साहब के बारे में भी पता होगा। आधार कार्ड जो है हमारा इन्हीं की देखरेख, इन्हीं की सुपरविज़न में बना, और इनका कहना है कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। और क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में इन्होंने बयान दिया है कि इसका इस्तेमाल, क्रिप्टो एसेट्स का इस्तेमाल देश में और ज़्यादा वित्तीय समावेश के लिए किया जा सकता है। फंड इसमें लिक्विडिटी अगर आएगी तो ये देश का ही फ़ायदा होगा, अगर देश के युवा इसमें पार्टिसिपेंट होंगे तो इनका ये कहना है। और ये इन्फोसिस के भी चेयरमैन हैं। तो और भारत सरकार की भी नज़र है क्रिप्टो पर। सिडनी में उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो भी ये युवा है वो अपना पैसा इसमें लेन देन कर रहा है, लेकिन गलत हाथों में पैसा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसका रिकॉर्ड रखना बड़ा मुश्किल होता है। कोई अपराधी गतिविधियों में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि अपराधी क्राइम करते हैं और बिटकॉइन में फिरौती मांगते हैं आजकल। उनको आजकल रुपया नहीं चाहिए, रुपये का गोनी भर के रखेंगे कहाँ। मोबाइल में डिजिटल ट्रांजेक्शन वो मांगते हैं कि आप हमें इसमें क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट कर दीजिए। तो आजकल क्योंकि साइबर सेल जो है वो तो क्रिमिनल्स के ऊपर नज़र टिका करके रखती है। आजकल आपको मालूम भी होगा कि क्राइम करने वाले लोग लेन देन जो है क्रिप्टो में ज़्यादा करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं सरकार चाहती है कि वर्चुअल करेंसी को रेगुलेट करे, क्योंकि अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ होती है, पैसों का लेन देन कुछ ज़्यादा ही होता है और काफ़ी सारी चीज़ें गलत हाथों में जाती हैं, तो इससे नुकसान होगा, पब्लिक का नुकसान होगा, पब्लिक के पैसों का नुकसान होगा। और रॉन्ग हाथों में अगर पैसा पहुंचेगा, क्रिप्टो पहुंचेगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस चीज़ के लिए कंसर्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार ही है जो इन सभी चीज़ों का देखरेख करती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप थोड़ा सा समझते जाइएगा। और जो जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, वो बिल्कुल चाहते हैं कि ये चीज़ करने दी जाए हमें, क्योंकि जो मैंने बताया कि इसमें 6 लाख करोड़ रुपए निवेशित हैं, तो वो हर आदमी के अगर पकड़े जाएं तो 5 से 10 हज़ार रुपये लगा करके जो इन्होंने काम किया है, जो 5 से 10 हज़ार रुपये लगा करके आप इसमें काम कर रहे हैं, इसमें नहीं, वो नेक्स्ट पेज में है, तो लगभग 9,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के इसमें इन्वेस्टेड है। अगर 10 करोड़ लोग इसमें इन्वेस्टर हैं तो लगभग 9,000 रुपये प्रति व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देशों की अलग अलग राय है। तो भारत सरकार चाहती है कि इसको बैन हो जाए, और ऐसा चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको डंडा कर दिया कि आप इसे रेगुलेट करने पर विचार कीजिए, बंद नहीं किया जा सकता। तो कुछ नियमों में कई देशों में ढील भी है। साउथ कोरिया का जो वित्त मंत्रालय है, क्रिप्टो प्रॉफिट्स पर टैक्स लगाने की योजना करीब 1 साल के लिए उसने टाल दिया है। वो इसलिए भी टाल दिया है क्योंकि जो यंग लोग इसमें स्टार्टअप करके बैठे हैं, निवेश करके बैठे हैं, उनको मौका तो मिले। आप लोन दे करके धंधा चालू करवाना चाहते हैं कि लोन ले लो, उधार ले लो, आधार कार्ड से उधार कार्ड ले लो तुम, और जा करके धंधा कर लो। तो धंधा करेगा आदमी, सफल होगा नहीं होगा, वही चीज़ तो इसमें भी लागू होती है कि आपने एक धंधा खोला है, वो सफल होगा या नहीं होगा, उसके लिए समय देना चाहिए। अचानक से इतना परसेंटेज का टैक्स लगा देना वो अपने आप में सही नहीं है। वो आनन फानन में किया गया फैसला, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, उसको भी हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ी कम होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं क्यों इसमें निवेशक आना चाहते हैं, क्योंकि पर डे का अगर आप रेवेन्यू देखेंगे ना, बाइनेंस जैसा जो इकलौता एक्सचेंज, मैंने बताया 308 के आसपास एक्सचेंजेस हैं, अब 350 से ज़्यादा होंगे। बाइनेंस जो है वो टॉप पे एक्सचेंज है, जहाँ पर 3.4 मिलियन
डॉलर्स का पर डे ट्रांजैक्शन होता है। अब ये मिलियन के बिलियंस में पहुंच गए होंगे। इसी तरह से ये सारे के सारे एक्सचेंज हैं जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी एक्सचेंज हैं, दुकानें हैं जहां पर क्रिप्टो मिलता है। और 38% जो लेन देन और कारोबार होता है वो बाइनेंस पे ही होता है। और 3.5 मिलियन डॉलर्स के आसपास का पर डे का इसमें जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप बाकी के ये देख लीजिएगा, मैं ये PDF भी शेयर कर दूंगा बाद में। तो क्रिप्टो व्यवसाय जो है आप सभी जानते हैं, क्रिप्टो का व्यवसाय बड़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है। और आप इस व्यवसाय में युवा क्यों आना चाहता है, आप देखेंगे तो 2021 पिछला साल, मैं और आप पिछले साल में भी थे, हम लोग कोरोना की बलि नहीं चढ़े, हम लोग घर में थे, लेकिन घर में रह करके कुछ लोग क्रिप्टो में लेन देन कर रहे थे। और आपको मालूम है क्रिप्टो करेंसी का व्यवसाय जो है वो 2021 में लगभग 800 अरब डॉलर था। मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 800 अरब डॉलर था। और 2022 तक लगभग 3 गुना यानी कि 2.5 खरब डॉलर तक पहुंच गया। आप मुझे बताइए, कोई भी धंधा ग्रोइंग होगा तो क्या उसमें आदमी किस्मत नहीं आजमाएगा, धंधा नहीं करना चाहेगा? तो 10 करोड़ लोगों ने उस चीज़ में रिस्क लिया, लेकिन आप वॉल्यूम देख रहे हैं, 8 अरब डॉलर से 2.5 खरब डॉलर तक व्यवसाय बढ़ा। डेफिनेटली उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा अच्छा कमाया होगा। तो जब कमाया है तभी तो इतना बड़ा वॉल्यूम बढ़ा है। ढेरों क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, लगभग 16,000 डिजिटल कॉइन्स हैं आज की तारीख में मार्केट में। आप इन डिजिटल कॉइन्स की बात करेंगे, 16,000 करेंसीज़ हैं जिसको आप जा करके ट्रेड कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। मार्केट कैप जो मैंने बताया, जो कि 2021 में था लगभग 800 अरब डॉलर, और अब पहुंच गया है 2.5 खरब डॉलर। तो 2.5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था अगर कोई चीज़ हो, बहुत बड़ा बिजनेस है, और कोई भी चाहेगा कि उसमें निवेश करें। इस चलती हुई मार्केट का फ़ायदा हम भी उठाएं। ज़बरदस्त उतार चढ़ाव भले ही देखने को मिले, लेकिन लोग चाहेंगे कि इस भीड़ का हिस्सा बने, इस रेस का हिस्सा बने। अब आपको खाता खोलने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो पैसा जो है वो अपने बैंक में लें। तो बैंक में कैसे लेंगे? अभी बड़े सारे लोगों ने आज पूछा कि अब तो बैंक का लेन देन बंद हो गया, अब क्या करें? बल्कि अब आसान हो गया। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले सही क्रिप्टो एक्सचेंज को पहचानना है कि क्रिप्टो एक्सचेंज कौन सा है। ढूंढो आप उसको, उसमें प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें अपना खाता क्रिएट करना है। आपको नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह डाल करके खाता क्रिएट करना है। बैंक अकाउंट को उसमें कनेक्ट कर सकते हैं आप। ट्रांजैक्शन करने के लिए जो लेन देन करेंगे आप कर सकते हैं। भारत सरकार क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ने की अनुमति देती है, आप उससे जुड़ सकते हैं। वैल्यू वाली करेंसी में करें निवेश, यानी कि आपको चेक करना है कि टॉप 10 करेंसीज जो हैं, टॉप 20 करेंसीज जो हैं, उनको आप स्टडी करें। और जब अपने सिस्टम की कोई करेंसी आए तो आप उसमें भी सोच समझ करके अपनी समझदारी के हिसाब से निवेश करें। अलग अलग डिजिटल करेंसी का रेट अलग अलग होगा, कोई भी एक जैसी कीमत की नहीं होती, कोई बहुत कम होती है, कोई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन कौन सी हैं, आप कौन सी दुकान में आप अपना खाता खोल सकते हैं? प्ले स्टोर से आप सबसे सरल होगा बाइनेंस को डाउनलोड कर लेना, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। हुबोई जो है वो जापान का है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। कॉइनबेस है, CoinDCX है, ओकेक्स है, ये जापान का है शायद। तो काफ़ी सारे जो एक्सचेंजेस हैं आप इनको देख सकते हैं, और आपको जो कन्वीनियंट लगे। WazirX है जो भारत में है, बाइनेंस वाली ब्रांच है। आप इन सभी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। इनमें से कुछ एक्सचेंजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना लेन देन का काम क्रिप्टो एक्सचेंज से शुरू कर सकते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज में क्या करना होता है? क्रिप्टो एक्सचेंज क्या होता है? एक्चुअली एक डिजिटल मार्केट प्लेस होता है। जैसे आपको सब्ज़ी खरीदनी होती है तो सब्ज़ी की दुकान पे जाना पड़ता है, आपको सोना खरीदना हो तो ज्वेलर की दुकान पे जाना पड़ता है, आपको कपड़े खरीदने हो तो कपड़े वाले के पास जाना पड़ता है। इसी तरह से आपको जब क्रिप्टो खरीदना होता है तो क्रिप्टो एक्सचेंज के पास जाना पड़ता है। शेयर बाज़ार में जब निवेश करना होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ता है। उसी तरह से क्रिप्टो में निवेश करने के लिए क्रिप्टो अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो क्रिप्टो एक्सचेंज में जा करके आप वहाँ पर अकाउंट खोल सकते हैं। मैंने कई सारे नाम गिनाए, इसमें CoinDCX, CoinSwitch, कुबेर, ये काफ़ी सारे हैं जो यूज़र फ्रेंडली हैं। आप इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। काम कैसे करता है ये आप देखिए कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी के खरीदार और विक्रेता के बीच एक इंटरमीडिएट होता है। मैं और आप अगर सामान खरीदें तो बीच में कोई मध्यस्थ तो होना चाहिए। दो लोगों की शादी के बीच में एक बिचौलिया होता है, एक मध्यस्थ होता है, अगुआ होता है, वो जोड़ता है दोनों को कि भाई दोनों परिवारों के बीच में सेटिंग करवाने के लिए एक आदमी है। प्रॉपर्टी का जब लेन देन होता है आप देखिए मध्यस्थ होता है। तो इसी तरह से जो ये ब्रोकर हाउस होता है या फिर ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग का एक्सचेंज होता है, ये ब्रोकर की तरह काम करता है। आप लोगों के लेन देन को ये सेफ़ रखता है। तो आप अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं, निवेश कर सकते हैं,
बेच सकते हैं उसी एक्सचेंज पे, बहुत कुछ आप उस एक्सचेंज पे कर सकते हैं। अब मैंने बताया आपको कि क्रिप्टो करेंसी, तो ये देख रहे हैं आप क्रिप्टो करेंसीज, इसमें बिटकॉइन है जो सबका पेरेंट करेंसी है, आज सबसे ज़्यादा महंगा यही है। इसके अलावा बड़ी सारी करेंसीज़ हैं, रिपल है, लाइटकॉइन है, वेव्स है। अब ये सारी करेंसीज़ हैं, इनमें से कुछ करेंसीज़ हैं जो सरकार चाहती है कि बैन हो, क्योंकि उनका लेन देन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में उनका सबका गड़बड़ हो सकता है काम। तो जो क्रिप्टो करेंसीज गड़बड़ हैं उसकी स्टडी कर लीजिएगा। 5, 7, 10, 20 ऐसी करेंसीज हैं जो लेन देन के लायक नहीं हैं, तो उसमें नहीं करना है, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होती हैं यूज़। बाकी की सारी आप कर सकते हैं। डॉगी कॉइन है, इथेरियम है, ये बड़े सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनके बारे में आप लेन देन कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में अगर अपने प्लेटफॉर्म की कोई करेंसी आएगी तो वो भी इसी में से कोई एक छोटा सा चेहरा बना करके वो भी खड़ी होगी यहाँ पर, तो उसमें भी पूरी दुनिया लेन देन करेगी। अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे पूरी दुनिया लेन देन कर रही है तो हमारा भी एक तूफ़ान आएगा, या हमारा भी एक टाइम आएगा, हमारी भी एक करेंसी अगर लिस्ट होगी तो उसमें हमारा भी फ़ायदा होगा। तो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत बड़ी कम्युनिटी हैं। बिटकॉइन जो सबसे पावरफुल करेंसी है इस टाइम क्रिप्टो करेंसी में, उसकी भी कम्युनिटी 22 से 25 लाख लोगों की है, ज़्यादा की नहीं है। तो ये क्रिप्टो करेंसीज़ हैं और आप इसमें निवेशक बतौर निवेशक आ सकते हैं और आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ करेंसीज़ ऐसी भी जो हैं जो सबसे सस्ती क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, कहीं इसके चक्कर में अटक करके आप अपना पैसा अटका करके ना बैठें कि सस्ता रोए महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो हो सकता है इसमें से किसी में पैसे अटका करके आप बैठ जाएँ, तो हो सकता है काफ़ी टाइम तक अटका रहे। हालांकि ये बहुत कचरे के भाव मिल जाएंगे आपको, लेकिन आप ले सकते हैं। और इन सभी के मेकर्स जो हैं, इन्होंने सबने अपने आपको किसी न किसी एक्सचेंज पे लिस्ट कर रखा है, तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग करेंसीज़ मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इसके फ़ायदे भी आप जान लीजिए, क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी में आएंगे तो आप इसके फ़ायदे से वाकिफ़ ज़रूर रहिए। ऑनलाइन मोड पे हम लोग लेन देन करते हैं तो इसकी सिक्योरिटी बड़ी स्ट्रांग होती है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जो टेक्निक होती है क्रिप्टोग्राफी, वो आप जानते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रांग होता है। धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती। मैं और आप बैंक से जब नोट का बंडल लेते हैं, हो सकता है उसमें नोट कम हो, कई बार लोग शिकार हो जाते हैं, जबकि क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता। आप किसी के साथ भी एक्सचेंज करेंगे तो .00001 भी है तो वो उतना ही ट्रांसफ़र होगा, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो लेन देन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन सेफ़ है। कोई अथॉरिटी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे नोटबंदी हो गई तो हमारे पास पैसे थे लेकिन हम लोग बेबस हो गए, करेंसी कभी भी बदल जाती है, करेंसी का वैल्यूएशन कभी भी कम हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये जो नोट बदल जाना, बंद हो जाना, 2000 का नोट बंद हो जाना, या 500 का नोट बंद हो जाना, 1000 का नोट बंद हो जाना, कॉइन का ना चलना, तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं और कभी अचानक कोई सिचुएशन पलटती है, कुछ नया रूल रेगुलेशन आता है, तो उस टाइम ये ज़ीरो हो जाएगा। जबकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी भी देश दुनिया के किसी भी फैक्टर का असर नहीं होता। ये सब जगह इसकी वैल्यू लगभग एक जैसी रहती है। साधारण लेन देन और क्रिप्टो करेंसी से लेन देन में अंतर होता है। बहुत ही कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बीच में होता है जो क्रिप्टो का लेन देन है, इसलिए काफ़ी सेफ़ होता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक सेफ्टी जोन में जा रहे हैं। धन छुपा करके रखने वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है ये। जितने लोगों को लगता था हाय हमें तो टैक्स देना पड़ेगा, हमें तो ये करना है वो करना है, भैया स्विस बैंक में रख लेना अपना पैसा। हालांकि ये एडवाइस देना वाजिब नहीं है और मैं कोई इसे प्रोफेशनल भी नहीं मानता, ये एक व्यंग्यात्मक तौर पर ही मैं इसे कह रहा हूँ। लेकिन आप अपने पैसों को कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं, कहीं पर भी सोना खरीद सकते हैं, कहीं पर भी लैंड खरीद सकते हैं। अगर सरकार की नज़र में जैसे हम लोग टैक्स बचाना चाहते हैं, उसी तरह से इसमें भी बचत के बड़े सारे रास्ते होते हैं जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं, सीख सकते हैं। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो गलत काम हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी के नुकसान भी हैं, कोई प्रमाण नहीं होता है इसका। हम लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारे खाते से एक बार चला गया तो माता का माल है, फिर वापस नहीं लौटता है। कोई ट्रांजैक्शन हो जाता है तो हो गया, पैसे वापस नहीं मिलते हैं इसमें। यदि किसी के पास कोई कॉइन किसी ने हैक कर लिया, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे तो खाते से निकाल लिया गया, वो तो सेंट्रलाइज बैंकिंग से भी निकाल ले, कोई आपके पेटीएम गूगल पे से भी निकाल ले गलती से OTP लेकर के, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। दोबारा आईडी मिलती नहीं है इसमें। अगर आपकी आईडी खो जाए, पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं, क्योंकि अब जब ये क्रिप्टो करेंसी के मॉडल में आएगा तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट चेन और डिफरेंट कोडिंग से लैस हो जाएगा आपका वॉलेट। तो फिर उसके बाद अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए तो आप अपने वॉलेट में खजाना तो पड़ा होगा लेकिन आप निकाल नहीं पाएंगे उसको। इसलिए पासवर्ड और जो भी आप इसमें ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह लगा रहे हैं वो आपको हमेशा संभाल करके रखने हैं, वो खोने बिल्कुल भी नहीं हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और मैंने कोशिश की कि आपको अपनी ताकत का एहसास हो कि हम लोग एक बड़ी कम्युनिटी हैं और एक बड़ी कम्युनिटी मिल करके बहुत कुछ कर सकती है। जब इतने सारे साथी हों एक दूसरे के साथ में तो एक एक साथी बन करके ताकत बनता है और बहुत ताकतवर चीज़ आने वाले टाइम में, अगर सिस्टम ने
जुमलेबाजी नहीं की और सही टाइम पे अनाउंस करने के बाद सही टाइम पे लोगों को दी, यकीन मानिए बहुत बड़ी पावर के रूप में पर्ल वाइनर्स जितने भी हैं वो उभरेंगे ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत पेशेंसली सुना और बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सुना। थैंक यू सो मच।